पेपर हो गए तुम लोगों के पूरे? सबके बच्चों के पेपर खत्म हो गए? तो मैसेज कर रहा है मेरे को, मैं देखा। एक बार और डॉट लगा देना उसके ऊपर, पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे पहुंच गया होगा कहीं, है ना? एक बार डॉट लगा देना। कौन चैप्टर चाहिए, नाम लिख देना चैप्टर का। सारे चाहिए? इतने सारे कैसे करूँगा मैं? चलो बनाता हूँ मैं, आज यहीं बैठ के बनाता हूँ वीडियो इसके। कितने बच्चों को चाहिए डेरिवेशंस? और बस तुमको और तुमको और तुमको। तो अपन या तो एक काम करते हैं ना, पेपर कब है तुम्हारा? 16 तो आई गई। आज शाम को ही मैं पढ़ा देता तुम लोगों को, वीडियो बना देते यहीं पे साथ में, वो पढ़ा भी देते। बताओ वेव में लास्ट क्या पढ़ाया था मैंने? साउंड वेव चल रहा था ना, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक, गामा पी अपॉन रो इतना। और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे, 7/5 आंसर आया था, याद आ रहा मुझे CCQ का। कोई CCQ निकालो, दिखाना। NCERT क्वेश्चन नहीं बन रहा, NCERT के IIT लेवल के होते हैं बहुत। NCERT जो अच्छा NCERT कर लेता है ना, मतलब उसको IIT एडवांस तक के क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होती, फिर वो कंसेप्ट समझ में आते हैं, उसको मेंस तरह से निकाल लेता है। तो NCERT तो अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है। CCQ में अपन पहुंच चुके थे CCQ 4 में क्वेश्चन 12 हो चुके थे अपने, देखो। थर्टीन 14 15 अभी नहीं करा रहा मैं, जब KTG पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा। पकड़ो। चल चलिए अब सुने बस। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ज़रूरत फिर 12वीं क्लास में बार बार भी पढ़ने वाली है हमको, 12th क्लास में कई बार पढ़ेगी। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। CCQ 4 के आखिरी के 3 क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ मैं। जब KTG में मैं CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड सिखा दूंगा तो फिर उस क्वेश्चन कराऊंगा। 3 छोड़े मैंने अभी, कल से KTG भी स्टार्ट करेंगे। कल दोनों कॉपी लेके आना कल से। जब जब दो क्लास, आज तो अपन दोनों यही पढ़ेंगे क्योंकि आज आधे बच्चे लेके आए होंगे, आधे लेके नहीं आए। जब जब भी 2 क्लास होंगे दोनों टॉपिक की कॉपी लेके आना, KTG की भी और SHM वेव की भी। और जब एक होगी तो फिर एक ही लेके आना, SHM वेव वाली। चलिए आगे देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी इन वेव मोशन, एनर्जी ऑफ वेव। एनर्जी, इंटेंसिटी, पावर ऑफ वेव। याद करो SHM में भी पढ़ा था और वेव में पढ़ा। अब हम वेव में पहले SHM में पढ़ चुके हैं। SHM में अगर तुम्हें याद हो तो हमने जो कुछ पढ़ा था वो पढ़ा था सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, फॉर वन पार्टिकल।
बोले ये बात समझ में आती है? एक पार्टिकल की वेलोसिटी, एक पार्टिकल की एनर्जी, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, एक पार्टिकल टोटल एनर्जी, ऐसे पढ़ा था ना? सब कुछ एक पार्टिकल के लिए। क्या पढ़ा था इसके अंदर कि वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर ऐसा भी था, नहीं पार्टिकल का है ना, प्लस के एक्स प्लस 5 प्लस माइनस 5 कुछ भी, या ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एसएचएम में। और एक्सेलरेशन में पढ़ा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वाई डायरेक्शन में होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या इसको भी बोल सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? एसएचएम में एक पार्टिकल होता है। वेव जब पढ़ते हो तो एक पार्टिकल का मोशन होता है कि बहुत सारे पार्टिकल होते हैं? वो बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के वेव बना रहे थे ना। याद करो एसएचएम में टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट थी। पार्टिकल जब चल रहा था टोटल एनर्जी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी जहां पर मिनिमम थी पोटेंशियल मैक्सिमम थी, जहां काइनेटिक मैक्सिमम थी पोटेंशियल मिनिमम थी, दोनों का सम हर जगह पर सेम था। टोटल एनर्जी हर जगह सेम थी। याद आ रहा नहीं आ रहा? काइनेटिक और पोटेंशियल हर जगह सेम थी कि अलग अलग थी? अलग अलग थी। अभी वेव पढ़ाऊंगा, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जगह सेम रहेगी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जगह सेम होती है इसमें, और टोटल एनर्जी वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं होती, उल्टा होता है इसके अंदर। एसएचएम और वेव में यही डिफरेंस है कि जो एनर्जी है किसी पॉइंट पर, जो काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। किसी पॉइंट पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मैक्सिमम जीरो काइनेटिक एनर्जी है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये किसके लिए बात बोल रहा हूं मैं? वेव के लिए। पार्टिकल में उल्टा होता है। पार्टिकल में अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, और यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक भी मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक भी जीरो। इसके बाद पढ़ रहे अपन धीरे धीरे। वैसे तो इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, फिर भी कुछ चीजें बताऊंगा तुमको मैं, ठीक है? इसमें तो ये चीज याद रखनी है, एनर्जी एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? यहां पर मैंने क्या बोला? टोटल कांस्टेंट नहीं होती हर पॉइंट पर, लेकिन हर पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होती है, और वहां हर पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल अलग अलग होती है, ठीक है? अब वेव के लिए हम पढ़ रहे हैं। वेव के लिए एनर्जी पहले पढ़ेंगे। एनर्जी जब पावर पढ़ेंगे तो पावर हो जाएगा एनर्जी पर सेकेंड, और इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तीन चीजें हमको पढ़नी, लिख लो फॉर्मूले, फिर एक करके स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो टोटल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। वेव में टोटल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। अब इसके अंदर अपन सब चीज़ समझते चलेंगे। हर ये एक टॉपिक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हमें याद भी रखने पड़ेंगे। एक ही टॉपिक होता है वेव के अंदर ऐसा, इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, वो आपको याद रखने ही हैं। डेरिवेशन अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या अभी सिखाऊंगा मैं, बाकी तो डिराइव करेंगे सारे। मैं फिर बोल रहा हूँ इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत सारे हैं,
हमें डेरिवेशन याद नहीं रखने, समझने हैं और भूल जाने हैं, हमें रिजल्ट याद रखना है। बस डेरिवेशन समझो और भूल जाओ, कोई काम के नहीं डेरिवेशन इस चैप्टर के, नीट में एक बार भी काम नहीं आएंगे, बट समझ लो एक बार कि हाँ ऐसे क्यों आया था, उसके बाद फिर काम खत्म। आपको रिजल्ट याद रखना है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, लेकिन 4 चैप्टर 12वीं क्लास के एसएचएम वेव के ऊपर बेस्ड रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ते रहते हैं सब चीज़, डेरिवेशन भी। करें स्टार्ट आगे, देखो अपन लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ वेव। पहले अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो इधर, ये एक तार है, मान लो वायर को बांध दिया मैंने, ये एक रस्सी है, इसको टाइट से मैंने बांध दिया। ये दीवार एकदम फिक्स है, दीवार हिल नहीं सकती, टाइट से रस्सी को बांधा हुआ है मैंने, एकदम टाइट बांध दिया। मान लो इसकी लंबाई है L, ये मजेदार चीज देखना है इसके अंदर। फिर अपन एनर्जी बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले एक चीज समझा रहा हूं तुमको। एकदम टाइट बंधी हुई है रस्सी, बांध दिया अपन टाइट से, लंबाई मान लो 5 मीटर है, ठीक है। ये लंबाई यहां से अलग का डिस्टेंस जो है दीवार के बीच का 5 मीटर है। अगर मान लो मैं इसको खींचूं और छोड़ दूं, तो यह कुछ इस टाइप की रस्सी का शेप हो जाएगा। जैसे खींचा और छोड़ दिया तो रस्सी का शेप जो ऐसा हो जाएगा, शेप ऑफ रस्सी ऐसा हो जाएगा, यूं यूं। बताइए होगा कि नहीं होगा ऐसा? रस्सी को खींचा और छोड़ दिया, नहीं आया समझ में? पक्का होगा कि नहीं होगा? बोलो। रस्सी बंधी है, उसको खींचा और छोड़ दिया ऐसे मैंने प्लग करके, तो वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल कि नहीं करेंगे? तो वेव बनेगी कि नहीं बनेगी? तो रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो पक्का, बोलो यार। ऐसे वेव बनना स्टार्ट हो गई। अब बताओ अगर ये लंबाई 5 मीटर थी तो ये वाली लंबाई जो है वो 5 मीटर हो जाएगी कि 5 मीटर ज़्यादा हो जाएगी? सोच के देखो। 5 मीटर स्ट्रेट वाली थी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वेव बन रही तो लंबाई खिंच जाती है। हमने खींचा, हम जैसे ही खींचा ना तो पार्टिकल दूर दूर हटते हैं और वेव उतने ही स्थान में ज़्यादा लंबी बन जाती है। तार की लंबाई बढ़ गई इसलिए वेव बनी है। तार की लंबाई अगर 5 ही रहती तो ये शेप आता ही नहीं। तार की लंबाई 5 से कुछ अधिक हो गई, और अब सोचो उसको ढंग से। आपने खींचा तो पार्टिकल पास पास रहेंगे, दूर दूर आ जाएंगे। वहाँ तक दूर दूर अपने आप स्ट्रेच होते हैं। जब स्ट्रेच होते हैं तो स्ट्रेच होने के कारण उसमें वाइब्रेशन मोशन स्टार्ट होता है। तो अब ये 5 मीटर नहीं होती, 5 से कुछ चेंज हो जाती है। अब कितनी चेंज होती है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पर बॉडी की, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, बट 5 से तो चेंज हो जाएगी, ये पक्का है। नहीं कोई आइडिया मैंने अभी तक बताया नहीं, मैं तो अभी स्टार्ट किया रोप, तो मैं तो अभी स्टार्ट किया रोप, अभी तक आइडियल कंडीशन कोई बताया ही नहीं मैंने। होता ही यही है एनएलएम में। तो वेव कहाँ बनाई थी बेटा तुमने? एनएलएम में तो ही रखा था, बस टेंशन निकालो खाली, रिस्टोरिंग फोर्स जो इक्विलिब्रियम था, यहाँ तो नाच रही है। हाँ वहाँ पर भी इलास्टिक है, यहाँ पर भी इलास्टिक है, सब जगह इलास्टिक ही रहता है। एक बार फिर से स्टार्ट करें। अच्छा सोच के देखो, ये मान लो वेव नहीं होती ऐसी। अंजनी देखो, ये 5 मीटर की रस्सी है और मान लो वेव बन गई, तो तुम सोच के खुद सोचो ना, ये वेव बन गई तो अब ये लंबाई है, पहले लंबाई ये थी, ये लंबाई थी ना, मान इतनी से लंबाई थी, अब तो लंबाई ये हो गई, तो ये लंबाई उससे भी अधिक हुई होगी ना। आगे समझ में? तो जब भी वेव बन रही तो लंबाई खिंचती ही है पक्का। अब देखो यहां मजा आएगा फिर तुम्हें समझने में। अगर ये समझ में आया तो फिर वो एनर्जी समझ में आएगी, वरना समझ में ही नहीं आता कि एनर्जी आई कहां से। अच्छा अब बताओ। हाँ वेव, हाँ अगर 5 मीटर चेंज नहीं होती तो, अगर चेंज हुई है तो वेव बनी है। बांध दिया मैंने, तो मैंने बांध दो और उसका तुम खींच दो, उसको छोड़ दो, तो ऐसे से वाइब्रेशन तो होगा, वेव तो बनेगी। ठीक है, मान लो ये रस्सी मैंने से बांध दी यहां पर,
और ये डिस्टेंस 5 मीटर है। ये तो खैर प्लास्टिक की है, तार की बात है, 5 मीटर की है। अगर मैं इसको खींचूंगा और छोड़ूंगा, ये वाइब्रेट करेगी क्या? नहीं करेगी। इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। जिसमें इलास्टिसिटी होगी वही तो वाइब्रेट करेगी। आप तो खींचो, हल्का फुल्का वाइब्रेट करेगी, जरा सी, जितनी ये बनाई उतनी तो नहीं करेगी। हाँ, अगर तार होती तो वाइब्रेट करती, एक लोहे की तार होती तो वाइब्रेट करती, स्प्रिंग जैसी तार होती तो वाइब्रेट करती। तो अगर मैं उतनी ही जगह को, ये 5 मीटर है, समी समझ में आ रही बात? ये मैं जो खींच रहा हूं, तो तुमने खींचा, कहा जरा कम ही है, जुनेद तुम भी आओ, तो तोड़ना मत इसको, पकड़ो, तोड़ना नहीं है इसको, है ना? तुमको डाटा था क्या मैंने? नहीं तो फिर तोड़ क्यों रहे हो? देखो ये अभी 5 मीटर की है, अभी वाइब्रेट नहीं करेगी। मैं खींचूंगा तो अपने हाथ में खिलाना, हाथ वही रहने देना। मैं, तुम्हारा हाथ आगे नहीं आना चाहिए, तुम्हारा हाथ भी आगे नहीं आना चाहिए, तुम रिजिड हो। अगर मैं इसको खींचूंगा तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ऐसे बढ़ा रहा हूँ ना, तभी तो खींच पा रही है। 5 से मैं ऐसे लेके आगे नीचे, ये के हाथ फिक्स है और मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये 5 से तो बढ़ी जाएगी ना लंबाई इसकी। 5 तो ये थी, अब ये लंबाई ऐसी हो गई, तो ये लंबाई बढ़ गई, ये कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने खींचा, स्ट्रेच करा। तो जब वेव बन रही है अगर उतने ही डिस्टेंस में, तो पक्का है कि लंबाई कुछ ना कुछ तो बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ चुका है। आ रही बात समझ में? पक्का था? जुनेद, बाकी लोगों को समझ में आया? चलो, यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से तुमको आगे समझ में आएगा। चलिए, तो ये लंबाई थी मेरे पास 5 मीटर, अब 5 मीटर से ज़्यादा लंबाई बढ़ चुकी है। तो अगर मान लो बढ़ी ये लंबाई, ऐसे हमने खींचा इसको, अब 2 मॉलिक्यूल दूर दूर आ गए, हम खींच रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल दूर दूर आ गए, तो इस पर टेंशन लगेगा। ये इधर मॉलिक्यूल को, ये 2 मॉलिक्यूल बनाए मैंने, तो ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसको उधर खींच रहा होगा, टेंशन लगेगा, टेंशन में डेवलप हो जाएगा। अब फोर्स लगेगा ना, दोनों मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, तो एक दूसरे को अपने पास खींचेगा, दूसरा भी पहले को अपने पास खींचेगा, तो टेंशन डेवलप होगा, ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अच्छा, तुम ऐसे खींच दोगे, छोड़ दोगे, तो वहीं रहेगी कि वापस आ जाएगी? क्यों आ गई वापस? रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया होगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। तो इसमें बोला पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? तो जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है वापस रिस्टोर करने के लिए, या हमने फोर्स लगाया तो टेंशन फोर्स ने हमारे अगेंस्ट में कुछ काम किया होगा, दैट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर बताओ एक बार, लंबाई सेम रहेगी, चेंज हो गई? लंबाई चेंज हो गई ना? समझ में आ रहा है सब लोगों को? सेम की चेंज? तो हमने कुछ फोर्स लगाया, तो टेंशन फोर्स ने भी रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगाया, तो जो फोर्स लगाया गया होगा हमारे द्वारा, या टेंशन फोर्स भी उतने फोर्स लगा रहा है रिस्टोरिंग करने के लिए, तो वर्क डन जो हो रहा है टेंशन फोर्स के द्वारा रिस्टोर करने के लिए, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेव, या स्टोर्ड इन द वायर। अभी भी नहीं आया? पक्का? पक्का? अब इसमें एक मजेदार चीज और देखो, ये तो एक समझ में आ गया ना, पोटेंशियल एनर्जी याद रहेगा क्या होती है? ये बताओ मुझे, जैसे मैं थोड़ा इसको जूम करके बना रहा हूं, थोड़ा जूम कर देते, जूम 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 जूम, और मैंने इतने से पार्ट को जूम कर दिया, इतने से पार्ट को, और ये जूम वाला पार्ट यहां बना रहा हूं, एक वेव का पार्ट। ये एक पार्ट को मैंने जूम कर दिया है। अब देखो, मान लो ये लेंथ है, ये लेंथ है यहां पर, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा। कितना छोटा? .000000001 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रो, कुछ भी ऐसा।
मान लो छोटा सा पार्ट बन लिया dx और मैंने इसका एक प्रोजेक्शन ऊपर डाला यहां पर, ये एक छोटा सा पार्ट लिया यहां पर, छोटा सा पार्ट, और उसका प्रोजेक्शन नीचे ले लिया। टिंग टिंग टिंग, बंद हो जाओ। चलो मान लो ये डिस्टेंस dx है, तो ये डिस्टेंस भी तो dx से रहा होगा, लगभग समान रहा होगा, नहीं रहा होगा? एकदम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, सेम रहा होगा ना? अच्छा मान लो ये डिस्टेंस मैं यहां ले लेता dx, यहां नहीं मैं तो यहां लेता, मतलब सर आप यहां कहां, इधर, मैं इधर लेता ये डिस्टेंस dx, यहां पर इतना सा डिस्टेंस dx, वही वाला डिस्टेंस dx। अब ये डिस्टेंस देखो, यहां पर जो तार की लंबाई है, ये मैंने ये लंबाई बनाई है, ये तार की लंबाई, ये असलियत में जो था वो लिखता हूं मैं, इसको क्या था, ये वाली लंबाई, ये गोल, ये तार जो खिंची हुई थी उसकी लंबाई, ये और ये dx लगभग बराबर ही होंगे, जो खिंचा हुआ है और लगभग ये बराबर है अप्रोक्सीमेटली। इस जगह पे देखो मैंने dx ले लिया, तो खिंचा हुआ पार्ट तो ये हो गया ना, तो पहले खिंचा हुआ पार्ट ये था, ये लगभग बराबर था, और यहां पर खिंचा हुआ पार्ट ज्यादा है। बताओ खिंचाव ज्यादा कहां पर है, मीन पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर? और खिंचाव एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसा है, लगभग नीरो है, बराबर ही है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है dx dx। तो अगर यहां खिंचाव नहीं है तो बर्डन कितना होगा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मैक्सिमम कहां होगी, एक्सट्रीम पर या मीन पर? ये वेव है, पार्टिकल में याद करो उल्टा था, पार्टिकल में एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम थी, मीन पर पोटेंशियल जीरो थी। यहां मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे नहीं, मीन पोजीशन है, ये SHM कर रहे हैं, ये भी SHM कर रहे हैं, सब SHM कर रहे हैं, सभी तो SHM कर रहे हैं पार्टिकल, एक पार्टिकल SHM कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। और ये पॉइंट कौन सा है, मीन पोजीशन है कि एक्सट्रीम पोजीशन? और ये वाला पॉइंट कौन सा है? तो मीन पोजीशन के पास देखें हम तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां खिंचाव ज्यादा है और यहां पर खिंचाव कैसा है, कम। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जैसी पोटेंशियल एनर्जी होती है वैसी ही काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो क्या आप समझे, काइनेटिक एनर्जी बोले यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आ रही है? खिंचाव के ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? पक्का? पोटेंशियल एनर्जी क्या, बर्डन बाय द टेंशन फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। क्लियर सब लोगों को, ये याद रहेगा? कहां पर मैक्सिमम बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, एक्सट्रीम पर कि मीन पर? और मिनिमम वहां पर जीरो ही है, क्योंकि वहां पर खिंचाव नेग्लिजिबल ही तो है। जब तक खिंचाव नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हम देखें, खिंचाव डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर है, बट यहां पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस उसका प्रोजेक्शन लिया तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर ज्यादा, यहां पर और कम, यहां और कम, यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को रटा हुआ यही रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पर होती है, मीन पर पोटेंशियल जीरो होती है। ये रटा हुआ है, किसके लिए रटा हुआ है? ये पार्टिकल के लिए कि वेव के लिए? और वेव के लिए उल्टा हो जाएगा, एक्सट्रीम पर जीरो है और मीन पर मैक्सिमम है। और जैसी काइनेटिक वैसी ही पोटेंशियल भी, जैसी पोटेंशियल वैसी ही काइनेटिक भी। अब बताते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे, पहले सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर लिखवाऊंगा पूरा मैं, लिखेंगे अपन पूरा लिखेंगे। चलिए, अब खिंचाव ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन होगा, खिंचाव कम होगा तो वाइब्रेशन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। मान लो छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं, छोटा टुकड़ा, एक dx टुकड़ा ले लिया, तो यहां पर जो पार्टिकल रहे होंगे इस वाले पार्ट में, इनका मास मान लो dm है।
तो इन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या बोल सकते हो, डी के ई, इट इज इक्वल टू हाफ डी एम इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ना, एक मैं छोटे पार्ट का ले रहा हूं, पूरे पार्ट का नहीं ले रहा मैं अभी, एक छोटे से पार्ट में पार्टिकल है, तो वहां पर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे उसकी ले रहे हैं, बाद में हम पूरा ले लेंगे तो पूरे वेव की मिल जाएगी। बहुत सारे, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है, जितने भी पार्टिकल उसमें आ गए वो ले लिया हमने। मैंने डीएम लिखा है, डीएम मतलब जितने पार्टिकल उस टुकड़े में है उनका मास है। वो जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल की वेलोसिटी छोटे से टुकड़े में वो डीवी ही है अप्रोक्सीमेटली, इनकी इतना पास है कि लगभग कांस्टेंट ही रहेगी हर पार्टिकल की, तो एवरेज वही आएगा उसका, इसलिए मैंने वीएम लिखा है। सब टुकड़ों की लगभग सेम रहती है। तो है तो असलियत में एक पार्टिकल ही, एक दो पार्टिकल, इतने छोटे टुकड़े, इतना छोटा पार्ट है वो G.0000000, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग होगी ना, इसलिए छोटा टुकड़ा हम लेते हैं पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करते तो आंसर आता है। सीधे बैठो रानी, बताओ इसमें क्या डाउट है, ये बताओ, तो पूछ लो जो डाउट है। तो अब ये नया टॉपिक है, पहली बार तुम देख रहे हो, मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, पूरी एक क्लास में ही सिखाता रहूँगा ढंग से। जब क्लियर हो जाएगा तो ही मैं न्यूमेरिकल पे आऊँगा, तो ही मैं फॉर्मूला सिखाना स्टार्ट करूँगा, डिराइव भी करूँगा तभी फॉर्मूले, अभी उसके पहले कोई फॉर्मूला नहीं बताऊँगा। डिराइव तभी करेंगे फॉर्मूले, क्वेश्चन तभी करेंगे जब आप बोल दोगे हाँ आप क्लियर हो गया सब चीज़। ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का? यहाँ पर एक्सटेंशन ज़्यादा था, यहाँ एक्सटेंशन कम है, तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल और काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। और याद, हाँ बोलो बेटा, कहीं से भी ले सकते हैं वो, जो कोई से भी पार्ट का ले लिया मैंने, डीएक्स पार्ट का, बस एक डीएक्स पार्ट है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अगर वो यहां पर होता तो यहां पर वो जीरो हो जाता। अथर यहां पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब जब खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, नेग्लिजिबल आएगा, तो वहां वेलोसिटी भी कैसे रहेगी, जीरो रहेगी, तो उस जगह पे जीरो हो जाएगी, उस जगह पे जीरो हो जाएगी ना, खिंचाव ही नहीं आएगा, पार्टिकल वाइब्रेशन, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। चलो देखो, जो चीज कुछ पूछनी है तो पूछ लो, और मैंने लिखा हुआ रुका हुआ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, जो भी मन में डाउट आए पूछ लो ताकि क्वेश्चन तुमसे बने। हाँ बोलो, क्या पूछना है तुमको? है नहीं पूछना? चलो कोई बात, पक्का ये क्लियर है? करें स्टार्ट। ये बताओ, मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की छोटे से डिस्टेंस में, तो मैं लिखा हाफ डीएम इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर। क्या तुमने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू, मास पर यूनिट लेंथ? ये कभी सिखाया है मैंने? तार के अंदर वेलोसिटी निकालो, टी बाई म्यू अंडर रूट में, म्यू क्या होता था? मास पर यूनिट लेंथ। ये बात समझ में आ रही है, मास पर यूनिट लेंथ? यहां पर ये म्यू क्या होता था? सब भूल गए 10 दिनों के अंदर, अभी तो 1.5 साल है। देखो जी, देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता बेटा, इफेक्टिव। अच्छा देखो, सब देखो कॉपी में लिखा है, मैं चेक करो क्या है म्यू। मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं, देख के बताओ था क्या है म्यू। है ये था, यहां पर था ये बेटा लीनियर डेंसिटी, ये था लीनियर डेंसिटी, मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला दिया था मैंने सर, कि ऐसे ही बोला तुमको मैंने, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तुम लोगों को मैंने, ये नहीं पढ़ा अपन ने अभी तक। इसमें म्यू क्या था? पढ़ो, दिखाया होगा ना, म्यू कुछ दिखाया होगा, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा ये बताओ, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड, जब हम डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया बोलो, ये भी डेंसिटी है पर यूनिट एरिया की, बट कौन सी, वॉल्यूम वाली है कि एरिया वाली है? तो एरियल डेंसिटी। और मास पर यूनिट लेंथ बताओ। तो जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना, पहला चैप्टर 12वीं क्लास का, उसमें आएगा डायरेक्ट, लीनियर डेंसिटी वर्ड भी आएगा, एरियल डेंसिटी वर्ड भी आएगा, वहां चार्ज के फॉर्म में आएगा, यहां मास के फॉर्म में आ रहा है। अगर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज या मास तो एरियल, और अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम। जो हम डेंसिटी बोलते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है।
ठीक है, अब क्लियर ये चीज। अच्छा, ये छोटा टुकड़ा ये है, ये पार्ट का डिस्टेंस मान लो dx है, तो यहां पर मास पर यूनिट लेंथ dx होगा और उसको भी हम म्यू लिखेंगे क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ किसी वायर का सेम रहता है हर जगह। एक वायर है उसका कुछ मास होगा ना, तो कोई अगर यूनिफॉर्म शेप की वायर है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ तुम चाहे इससे निकाल लो, ये मान लो मास m है, लंबाई l, तुम आधा टुकड़ा ले लो तो ये m/2 हो जाएगा और ये l/2 हो जाएगा, तो भी आंसर तो m/l ही आने वाला है ना, चाहे आप इससे निकालो या इससे निकालो, मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा। तो अगर टुकड़ा हमने dx लिया और मास dm लिया तो अभी भी मास पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसे रहेगी, सेम, और वो रहेगी म्यू। अब मैं स्टार्ट करूंगा डेरिवेशन कराना, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो चीजें लेकर आई बस मैंने अभी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और लीनियर डेंसिटी क्या होती है। जो भी मन में इच्छा आ रही है पूछ लो, अच्छा सा क्वेश्चन, गंदा सा क्वेश्चन, सिली, बड़ा सा, इतना आसान क्यों, पूछ लो, बता दूंगा, बट पूछ लो क्योंकि नया टॉपिक है, इसमें नई चीजें आई हैं सारी, पहली बार तुमने पढ़ा है, अभी तक ये चीजें कभी नहीं आई थी और 12वीं में आएंगी फिर से, लेकिन 12वीं में फिर कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा ना, उस फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे 12वीं वाले हमारे, एक बार भी जरूरत नहीं पड़ेगी बीच कंसेप्ट की, डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस फॉर्मूला और क्वेश्चन, बट सिखाना जरूरी है 11वीं में, वरना 12वीं बिगड़ेगा। बोलो, पूछना डेरिवेशन, इसमें कुछ अंदर की चीज, इसमें कोई चीज पूछने में पूछ लो। हाँ बोलो बेटा, चलो काइनेटिक एनर्जी और वेव हैंड डालो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस, तो यहां पर हमको निकालना है अभी पर यूनिट डिस्टेंस में डी के ई बाई डी एक्स, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला वेव मोशन के अंदर, डी के ई इज इक्वल टू हाफ डी एम इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट ये समझ में आ रहा है क्या, जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस डेरिवेशन में कहीं कोई जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा, क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, ये देखो इधर आगे, तो डी के ई को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ डी एम की जगह म्यू इज इक्वल टू होता है डी एम बाई डी एक्स, अभी सिखाया, फॉर स्मॉल पार्ट डी एक्स, मास इज डी एम, तो इससे हम डी एम की जगह म्यू इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो म्यू इंटू डी एक्स इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी के ई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर, यही तुमको निकालना था पहली चीज। तो पहला फॉर्मूला जो हमारे काम का है वो है डी के ई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर। क्लियर, हर पार्ट पे अलग अलग रहेगा, एवरेज हम निकालेंगे, बट मैंने एक छोटे से टुकड़े का निकाला, वो कितना होगा, हाफ म्यू इंटू वी। म्यू क्या है यहां पर, कैसे निकालोगे, वायर का मास दिया रहेगा लेंथ, और वी पार्टिकल कैसे निकालोगे वो मैं सिखा रहा हूं। जो एसएचएम में पढ़ा था छोटे पार्ट में, छोटे पार्ट में तो एसएचएम ही कर रहे हैं, तो याद करो एसएचएम में हमने पढ़ा था कुछ, उस कंसेप्ट से ही इसको यहां पर आगे सॉल्व करेंगे। लिख ले पहला फॉर्मूला, डी के ई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ म्यू इंटू इसका स्क्वायर। तुम लोगों को अभी मैंने एवरेज वैल्यू सिखाई थी, साइन की, कॉस की, एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की सिखाई थी ना, 1/2 और 0 एक कंप्लीट साइकिल के लिए बताया था, याद है।
पूछते चलो, 10 दिन बाद आए हो तुम सब में, फिर बता देता हूँ, देखते किसको याद है किसको बता रहा है, देखते हुए चलते हैं। लिखो इसको, हमें ये याद रखना है, आपको याद ये रखना है, बाकी तो कैसे आया वो कंसेप्ट सिखाया मैंने। और वी पार्टिकल हम ऐसे निकालेंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, बोलो क्या लिखूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पार्टिकल कैसे नाच रहा है, वाई डायरेक्शन में कि एक्स डायरेक्शन में, तो क्या आएगा यहां पर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वीपी निकाल के यहां पुट कर देंगे, आंसर आता जाएगा। एक छोटे से टुकड़े में जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हाफ म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर। ठीक है, और यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस भी होती है। दिस इज ऑल्सो सेम एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। डेरिवेशन नहीं करना है इसका, सिलेबस में स्कूल में भी नहीं है और नीट में तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। वो भी सेम होती है हाफ, बट याद रखना है कि दोनों सेम होती है किसी भी पॉइंट पर। समय बचेगा आज तो बाद में मैं करा भी दूंगा कैसे ये आया, सेम आता है डिराइव करने पर। तो आप ये 1 मिनट डिराइव कर दिया, ये डेरिवेशन छोटा सा था, ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, कम से कम 2 बोर्ड चलेंगे इसके अंदर, वो डिराइव करेंगे, काम का भी नहीं है, इसलिए मैंने ये डिराइव करके बता दिया कि ये सेम होते हैं। जब डिराइव करूंगा यही आएगा, तो आप अभी याद रखेंगे कि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाई डी एक्स पर यूनिट डिस्टेंस। टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस की कैसे निकालोगे, बोलो। काइनेटिक, और बस सिंपल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर, कितना आएगा आंसर देख के बताओ। और पोटेंशियल यू लिख रहा हूं तो आ जाएगा म्यू वीपी का स्क्वायर, खत्म। ठीक है, हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, तो म्यू वीपी का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे के मन में इच्छा हो रही होगी ना कि सर आप ये भी बताओ, बता दूंगा मैं, ये बता दूंगा, अभी आप छोड़ दो इसको, बता दूंगा, तो टाइम लगेगा उसको बताने में। 2 बोर्ड पेज का है, जब क्लास खत्म हो रही होगी सेकंड वाली, उसके अंत में कोई बच्चा अगर चाहेगा तो ये डिराइव भी कर दूंगा ये कैसे आता है। अभी जरूरत नहीं है, स्कूल में भी जरूरत नहीं पड़ेगी और नीट में तो पड़ती ही नहीं है रिजल्ट की जरूरत, रिजल्ट करना बस याद। एक अपन डिराइव करा हाफ एम वी स्क्वायर से, वो याद हो गया, उससे फिर अपन पोटेंशियल लिखते जाएंगे। लिख लो टोटल एनर्जी, चल ये बताओ मुझे, साइन ओमेगा, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए याद है किसी को? वेरी, अरे वाह बच गए, वरना फिर सिखाना पड़ता। कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू, अरे वाह, अब काम ही खत्म हो गया मेरा। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड यार, तुम बहुत अच्छे। मैं तो कराऊंगा डिराइव, कराऊंगा मैं इसको, मैं तो नहीं कराऊंगा डिराइव, मैं तुम इतने अच्छे बच्चे हो, कराऊंगा डिराइव आखिरी में, अगर जरूरत तुम बोलोगे तो करा दूंगा, ये भी करा दूंगा। और कॉस स्क्वायर थीटा की याद है तुम लोगों को, वेरी गुड, अब मेरा काम ही हो गया। देखो ये जिन बच्चों को नहीं आता लिख लो अपनी कॉपी में, एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल की ये होती है, एक कंप्लीट वेव के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू ये होती है। फिर मैं आगे सिखा रहा हूं कुछ चीजें, लिखो। हो गया, चलो
ये आ गया मेरे पास म्यू वी पी स्क्वायर टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, डी ई लिख देता हूँ मैं इसको, टोटल एनर्जी डी लिख रहा हूँ और बाई डी एक्स। जब ई लिखूंगा तो टोटल एनर्जी है, के लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी है, यू लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी है। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? म्यू वी पी का स्क्वायर। म्यू क्या है? जो तुम पीछे खड़े हो, हाँ बताओ वीपी क्या है? व्हाट इज वीपी? है क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कितनी होती है वो? हाँ क्या बोला? चलो देखो, ये समझ में आया यहां तक? एनर्जी। यहां से सिखा दूंगा पावर। पावर क्या ऐसा होता है? डी बाई डी टी, याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एनर्जी सीखा, पावर। अगर मान लो बेटा मैं यहां पर डी बाई डी टी निकालना चाहता हूं, मैं यहां पर अगर मान लो मैं डी टी और डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा कर दू तो कोई फर्क पड़ेगा? ये नहीं पड़ेगा ना। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए? पावर। और एवरेज पावर की इंस्टेंटेनियस पावर विथ डी बाई डी टी जब भी करते हैं तो इंस्टेंटेनियस, ये मालूम है कि नहीं मालूम? कैसा एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? तो ये तो इंस्टेंटेनियस है ना, तो पावर इंस्टेंटेनियस। और नीचे डी एक्स बाई डी टी, ये डी बाई डी टी 1 बाई एक्स, इज इक्वल टू क्या? म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर। तो P इंस्टेंटेनियस को हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? म्यू इंटू वी इंटू वीपी का स्क्वायर। जहां पर ये V है वेलोसिटी ऑफ वेव और एक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये है वेलोसिटी ऑफ वेव और वीपी मतलब था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है? एक्स डायरेक्शन में क्या पार्टिकल है कि वेव है? और वाई डायरेक्शन में क्या है? तो ये dx बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ वेव। dx वाला लिया ना dx बाई dt मतलब वेव के चलने के डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको पावर निकालनी है तो फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो गया, म्यू इंटू वी इंटू वीपी का स्क्वायर। देखो दूसरा फॉर्मूला, म्यू वी इंटू वीपी का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है मैंने वेव क्यों लिखा है यहां पर, पार्टिकल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि dx तो वेव का डायरेक्शन है। ताहा बताओ, समझ में आ रही है बात? अभी मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा तो और क्लियर होगा सब चीज़ें। बस एक बार तुम फॉर्मूले देख लो सारे क्या है, किन किन जरूरत पड़ेगी, अभी सब समझ में आ जाएगा सीसीक्यू करते समय। क्लियर ये? चलिए, तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई मेरे पास, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू म्यू वी पार्टिकल का स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? एक पॉइंट की पूरी वेव की। और हमें क्या चाहिए? पॉइंट की चाहिए कि वेव की चाहिए? यहां पर वेव मतलब पूरे कंप्लीट साइकिल चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हैं P इंस्टेंटेनियस का मतलब एवरेज पावर अगर हम निकालेंगे, एवरेज पावर, तो एवरेज मतलब ये म्यू वी
v पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर हमें मालूम है ये होती है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, प्लस माइनस फाइव कुछ भी हो सकता है। नहीं आया क्या? मैं इसको स्क्वायर है तो ऐसा स्क्वायर भी लिख दूं और ये एवरेज। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? तो क्या आप लिख सकते हो एवरेज पावर इज इक्वल टू, म्यू तो कांस्टेंट है, v होता है ओमेगा बाई के, तो ओमेगा भी कांस्टेंट के भी कांस्टेंट, तो ये v भी कांस्टेंट, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एवरेज पावर आपको दिख रहा होगा, बताओ क्या लिखूं मैं? म्यू v ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो 1/2 होता है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा के बदले 2 पाई एफ यानी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी, म्यू इंटू वी। ये वी की वैल्यू हम निकाल लेंगे ओमेगा अपॉन के से। समझ में आ रही है? तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इन द वेव, कि वेव में कितनी एवरेज पावर चल रही होगी वो इतनी लिख लो इस फॉर्मूले को, ये काम का फॉर्मूला है। पाई स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर। एवरेज पावर, हाँ कहाँ डाउट है बेटा? समझ में आ गया? लिख लो एवरेज पावर। तो ऐसे देखते रहते डर लगता है मुझको, क्योंकि सब ऐसे देखते रहता है घूर घूर के बोर्ड को कि क्या कर रहा है ये, ऐसे समझ रहे थे नहीं मैंने क्या लिख दिया ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा जो 12वीं क्लास में बार बार यूज होगा। ये डेरिवेशन में कोई जरूरत नहीं थी कराने की बिल्कुल भी, 12वीं में भी नहीं करेंगे डेरिवेशन, करना ही नहीं है 12वीं में डेरिवेशन। 12वीं में रिजल्ट याद रखना है अपने को, वो टाइम वेस्ट नहीं करना। 11वीं में खूब टाइम होता है इसलिए अपन 11वीं में डिराइव कर लेते हैं। हाँ बोलो क्या बेटा? ना ये वाला डेरिवेशन नहीं आता। मैंने कहा था इस चैप्टर के डेरिवेशन काम के नहीं है, इस चैप्टर रिजल्ट काम के नीट में, और बोर्ड स्कूल का एग्जाम तो हो गया तुम्हारा बस, तो अब खत्म। आया था क्या फिर? 12वीं में 11वीं का बोर्ड का आता ही नहीं कुछ भी, 12th बोर्ड में 12th के एनसीईआरटी का आता है, 11th का कुछ नहीं पूछेंगे उसमें, तो इसका भूल जाओ तुम, ठीक है? तुम्हारा नाम ही भूल गया मैं इतने दिनों में, तो बहुत दिनों बाद वैसे छुट्टी थी, उसके पहले तुम गायब थी। तान्या, ऐसे कुछ इससे मिलता जुलता नाम ही है, रिदम यही है कुछ नाम का, अभी बताता हूं। आ जाएगा यार, ये समझ में आया? चलो सीसी क्यू खोलो पहले, फिर अपन इंटेंसिटी बाद में पढ़ते, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सीसी क्यू में फर्स्ट क्वेश्चन करो, सीसी क्यू 5 क्वेश्चन नंबर 1, सीसी क्यू 5 क्वेश्चन नंबर 1 करें। सीसी क्यू 5 क्वेश्चन नंबर 1, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। अब एक थ्योरी थोड़ी सी और बची हुई है लॉग वाली, फिर तो काम खत्म, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। करो। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, चारों करो।
मतलब पहले का आंसर ट्रू है कि फॉल्स है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन ट्रेवलिंग वेव इज कांस्टेंट। और मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, टोटल एनर्जी है तो कांस्टेंट रहेगी। किस में कांस्टेंट होती है? एसएचएम में। और वेव में वो वेरिएबल होती है, हर जगह पर एक्स और टी पे डिपेंड करती है वो। सेकंड बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यस। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ट्रेवलिंग वेव हैव सेम वैल्यू फॉर अ पार्टिकल। यस, हर जगह पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होती है। हाँ, अब फोर्स आ देखो, ये बताओ बेटा, यहां पर बताइए, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी। ये अपनी कॉपी में बना लो डायग्राम चाहो तो, कि मीन पोजीशन पर ऐसा होता है। जब क्रॉस कर रहा होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर दोनों ही जीरो हो जाती हैं। ये बना लो अपनी कॉपी में डायग्राम के साथ, फोर्स वाला पॉइंट। नीट में वेव में से एक क्वेश्चन आता है, बट 12वीं क्लास में 4 चैप्टर में यूज होता है। केटीजी में से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, और थर्मो में से एक आता है। कुल मिला के 4 क्वेश्चन रहते हैं ये। कभी कभी केटीजी में से एक हो जाता है तो थर्मो में से 2 हो जाते हैं। और केटीजी और थर्मो सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी आती हैं, तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा वो। हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ में आ गया होगा। बताओ क्या आ रहा है? सेकंड है, चलो सेकंड लिख लो, थर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करें, फिर इंटेंसिटी पढ़ेंगे उसके बाद। वेलोसिटी ऑफ वेव अंडर रूट टी बाई म्यू से भी निकालते हैं ना। एवरेज पावर ट्रांसमिटेड एंड टोटल एनर्जी एसोसिएटेड। थर्ड, बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला बेटा क्या लिखा था? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। ठीक है, चलो। तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड 2 पाई स्क्वायर मतलब 10
पाई स्क्वायर 10 ले लेना चाहिए आराम से, अप्रॉक्स 9.8 आता है वैसे 10 ले सकते हैं। और एफ का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200। ओ हेलो, बातें नहीं करो दिव्या। अब सही बोला है मैं नाम? अभी सही नहीं बोला, गलत है? जो थर्ड ऑप्शन में आता हूँ, फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज, बस बातें नहीं कर बेटा, जो भी नाम है तुम्हारा भी बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड दिया है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 म्यू 6 ग्राम पर मीटर। एसआई में करोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। सब कुछ एसआई में तो इसको भी एसआई में करना पड़ेगा। और इंटू वी, तो वी ऐसे निकालोगे अंडर रूट टी वाई म्यू से। टी है 60 और म्यू हो रहा 6 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 का अंडर रूट 10 टू द पावर 2 आंसर। और यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट पावर। ठीक है, बताओ कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। 48 पाई स्क्वायर 10 ले लिया मैंने। 10 का स्क्वायर कैसे हुआ? वो 10 टू द पावर 4 होगा, ये बेटा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा ना v। तो 10 टू द पावर 4 का अंडर रूट 100। क्या ये पाई का स्क्वायर 10? क्या बोल रही बेटा खुशी? क्या बोलो बोलो। इस 10 का पाई तो होता है 3.14, एक और पाई 3.14, 3 3 जा 9, तो पाई का स्क्वायर होता है 9.82। मैंने अप्रॉक्स 10 दे लिया बेटा, इसको नहीं आया। और ये मिलीमीटर में है। कैसे आ रहा है सब? कितना आ रहा है बोलो? मैं करूं क्या इसको? 1 2 3 4 5 और 2 7, 3 और 3 6 और -2, तो 0.48 वॉट आएगा। 48 कैसे आ रहा था? 0.48 वॉट आ रहा है मेरा। तो तुम्हारा देखो, क्या मैंने गलत किया, तुमने गलत किया। देखो 6 टू जा 12 टू जा 24 टू जा 48 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 0.48 वॉट आना चाहिए। किसका मैंने गलत कर दिया कहीं? क्या कुछ है? क्या लिया है? 6 क्या दिया है? ग्राम पर मीटर, और सब कुछ एसआई में डाला है, तो म्यू को भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चे। ग्राम को किलोग्राम में करोगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं आया? समी आ गया। 0.48 वॉट। तुम्हारा भी 48 आया था। चलिए, और क्या निकालना अगला क्वेश्चन? ये तुम्हें समझ में आ गया बेटा? पाई स्क्वायर को 10 लिख देता डायरेक्ट मैंने। ठीक है खुशी? तुम्हें निकालने सिखाया था मैंने ऐसे 169 ऐसे। छोड़ो, रहने दो, बाद में बताते हैं। ये 9.82 को मैं 10 लिख लिया था।
अभी और क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन से बताओ? एनर्जी। तो एनर्जी को P इंटू टी भी दे सकते हैं, P इक्वल टू टोटल P, एवरेज पावर, एक कंप्लीट साइकिल की मतलब एवरेज पावर इंटू टाइम, और एवरेज पावर 0.48 आया, टाइम कितना दिया है, कितने टाइम में पूछा गया? टोटल एनर्जी इन वन वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ से टाइम डायरेक्ट निकाल लो। टाइम पीरियड है 1/200। टोटल टाइम पीरियड देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 200 दी है ना, तो टाइम पीरियड 1/, फ्रीक्वेंसी होता है। ये डाल दिया, आंसर आ गया, एनर्जी। चलो अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आ रहा है एनर्जी का आंसर? हाँ, 0.24 इंटू 10⁻⁻² जूल, जूल में आ जाएगा। 0.24 10⁻⁻² जूल। करो अगला क्वेश्चन। फोर्थ बताओ। तुम लोगों को लग रहा होगा आसान आसान क्वेश्चन ही आते पेपर में, ऐसे कठिन क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे अपने को जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो भी आना चाहिए ना, समझ में तो आए पहले। थर्ड वाला आ गया समझ में? हो गया, गुड। चलो फोर्थ करो, आएगा समझ में। निकालना क्या है इसके अंदर थर्ड वाले फोर्थ वाले में? हाँ, वेवलेंथ, वेरी गुड। किसने बोला वेवलेंथ? किसका आंसर आया था? अच्छा, कभी समझ में नहीं आया क्या निकालना है, तो यूनिट देख लिया करो आंसर की। पावर निकालना है, वो लिखा भी है देखो इसके अंदर, द मैक्सिमम एवरेज पावर इज, करो, तुम्हें करना, सब बच्चों को करो। मैं दे रहा हूं टाइम 5 मिनट करने के लिए, करो आराम से, करो करो इस क्वेश्चन को।
चलो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला बोलो बेटा, याद नहीं है मुझे तो बता दो। 2 पाई स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। आइए देखिए, चलो तो अब क्वेश्चन में मैक्सिमम एवरेज पावर निकालना है। बताओ 2 के बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर के बदले 10 आ जाएगा, एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो v इक्वल टू एफ लेमडा याद है, ये वेव की वेलोसिटी, ये वेव की फ्रीक्वेंसी और यही वेव की वेवलेंथ भी होती है। तो f की जगह वेव की वेलोसिटी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। और जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम है 20% ऑफ वेवलेंथ। देखो ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और लीनियर डेंसिटी म्यू ये दिया हुआ है हमको 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि ग्राम पर मीटर में है, इंटू वी। तो इस वी की जगह √T बाई म्यू, और इस वी की जगह भी यही आएगा, ये वाला वी जो है, और लैम्डा कट जाएगा स्क्वायर और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ो और अपने आप करो। मैं समझा दिया था, अपने आप करना उस क्वेश्चन को, जानबूझ के स्लाइड चेंज कर दी मैंने, अपने आप करो। अब जो बच्चे फटाफट साथ साथ लिख रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने समझा होगा वो कर पाएंगे। करिए। और निकाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है इसमें से। हो गया? क्या एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है वो बोला है इट इज 20% ऑफ 500, 20% ऑफ 6, 20% ऑफ वेवलेंथ। पढ़ो 20% ऑफ वेवलेंथ मतलब 20/100 ऑफ वेवलेंथ, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, जो बोला है मैक्सिमम बात करी है, तो जो मैक्सिमम है वो 20% ऑफ वेवलेंथ है। क्या निकालना है क्वेश्चन में? पावर निकालना है कि मैक्सिमम एवरेज पावर निकालना है? बोलो बेटा। देखो लिखो मत, समझो बोल रहा तब समझा करो इसको। हमसे बोला गया मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो, तो ये भी तो मैक्सिमम ही होना चाहिए ना। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ो, डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है वो 20% ऑफ वेवलेंथ। तो मैंने 20% ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, क्या आंसर आया? फर्स्ट। एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। हाथ चलाओ बेटा, पेन कॉपी चलाओ। क्यों नहीं कर रही तुम क्वेश्चन? करो, बैठना नहीं है, करो क्वेश्चन।
तुम्हारा आंसर आ गया क्या? आ गया आंसर? आगे कितना आया? 4th आया। बताओ कॉपी लाके। तुम्हारी सीसीक्यू कहाँ है? तुम्हारी सीसीक्यू कहाँ है? मंडे को टेस्ट होगा, तुम्हारा मालूम है ये। फिजिक्स में एसएचएम वेव आएगा। वेव जहाँ तक पढ़ाएंगे वो, और एसएचएम पूरा। ठीक है, मंडे को टेस्ट है। अब टेस्ट होते रहेंगे तुम्हारे, और कुछ बच्चों को फिर छाटा जाएगा अलग से, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। एसएचएम वेव पढ़ के आना है मंडे को, और बाकी केमिस्ट्री बायो का केमिस्ट्री बायो टीचर बता देंगे क्या आएगा। आगे आंसर क्या? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एफ वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसमें क्या है? ए ये लैम्डा तो कट जाएगा, और वी यहां से आएगा फिर से, वी अंडर रूट टी बाई म्यू। ये वेव की वेलोसिटी है, और वेव की वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू से निकालते हैं ना। चलो करो, जल्दी करो फटाफट। ये ओल्ड बैच के बच्चे तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को फटाफट, उनका आंसर तो आ जाना चाहिए, उन्होंने तो करा हुआ है क्वेश्चन पहले भी, है ना। बोलो बताओ फटाफट। 2 × 10, और देखो इधर जो v की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, v हमारे पास ऐसा आ रहा है। v सॉल्व किया तो अंडर रूट टी बाई म्यू, फाइव 9 जा 9 × 10, तो 3 × 10⁻², ये आएगा v। ये भी यहां डाल दो, उसका स्क्वायर भी करना है, तो हो जाएगा यहां से 2 × 10, 3 × 10⁻² का स्क्वायर, 9 × 10⁻4, यहां हो जाएगा 4/100, 5 × 10⁻³ और ये हमने सॉल्व किया था 3 × 10⁻²। तो यहां पर हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 7, ये दो यहां से गया, 4 और 1 5 -3, तो 10⁻², 5 × 2 10, तो 10⁻3, तो 9 × 3 27 × 4, 27 × 4 × 10⁻3, 27 × 4 108 × 10⁻3, या 10.8 × 10⁻4 भी बोल सकते हैं। तो आंसर 10⁻4 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो 10.8 इसका आंसर आ जाएगा। आ गया? बताओ कहाँ डाउट है? क्लियर हो रहा है ये? फिफ्थ का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। आज स्टार्टिंग में ही सिखाया था इंटेंसिटी। क्या आ रहा है 5 का आंसर बोलो।
तुम्हें कहाँ गलती की बेटा, देखो कहाँ गलती की तुमने, कहाँ गलती की बताओ मुझे कैलकुलेशन में। क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। तुमने करा बहुत बढ़िया, बस देखो गलत हो जाए चल जाएगा, बट करना जरूरी है। सही आएगा बहुत अच्छी बात है, बट आप करोगे, गलत भी आए तो अच्छी बात है, कुछ सीखा आपने कि कहाँ गलती करी। चलो बताओ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बताया था मैंने आज कुछ? हाँ बोलो, बताओगे रानी क्या बताया था फॉर्मूला? वेरी गुड, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। और ये पावर होता है क्या? तो क्या उसको पी वाई ए भी लिख सकते हैं? और पी कितना आया? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू बी अपॉन एरिया। और एरिया को मैं ए आर लिख रहा हूं यहां पर, ए आर। क्यों ए आर लिखा मैंने? क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए यहां पर ये ऊपर एम्पलीट्यूड है और नीचे एरिया। आ रही बात समझ में? ये तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जब आप 12वीं क्लास में आओगे ना तो एक चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स, पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो आपको याद भी जाना चाहिए कि इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलो देखो पहले फॉर्मूला ये वाला, इंटेंसिटी का पहला फॉर्मूला, ए आर मतलब यहां पर एरिया है, इसलिए मैंने इसको ए छोटा आर लिख दिया ताकि एम्पलीट्यूड और उसमें कंफ्यूजन ना हो एरिया में। हो गया ये? अच्छा, अब देखो ये म्यू क्या होता है, इसे म्यू क्या होता है? दिव्यांशी बातें नहीं करो, क्या ना, क्या दिव्यांशी नाम बोला था इसने? दिव्यांशी नाम है तुम्हारा? हाँ देवांशी, ठीक है। बातें बताओ, म्यू क्या होता है देवांशी? m/l, वेरी गुड। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू अपॉन लेंथ, और वॉल्यूम हो जाएगा अगर एक वायर है तो वायर में ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लंबाई l है, तो आप इसको a इंटू एल इंटू डेंसिटी रो अपॉन एल, तो a इंटू रो भी लिख सकते हो। रो इंटू और एरिया को मैं a लिख रहा हूँ, स्मॉल a r, तो a r इंटू रो, मतलब म्यू की वैल्यू हम रो इंटू ए ये भी यूज कर सकते हैं। बड़ा ए मतलब एम्पलीट्यूड रहेगा, छोटा ए मतलब एरिया रहेगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो ये आया था मेरे पास, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर म्यू के बदले रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव v अपॉन नीचे हो जाएगा a, ये वाला a, और तो यहाँ से a और a कैंसिल, तो ऐसा भी सकते हो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। समझ में आ गया ये? अगर क्वेश्चन में हम म्यू हटा के डेंसिटी ले आएंगे तो एरिया गायब हो जाएगा फॉर्मूले में से। एरिया पे डिपेंड कर रहा था ना, ये ए आ रहा था आंसर में, तब जब फॉर्मूले में म्यू था। अगर फॉर्मूले में म्यू है नहीं है, म्यू की वजह क्या रिप्लेस किया? डेंसिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा?
डज नॉट डिपेंड ऑन ए, तब ए पे आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट डेंसिटी के फॉर्म में करके हम आंसर निकाल लेंगे। कल इसके आगे मतलब अगली क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ब्रेक 15 मिनट का, 15-20 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको आगे। कल से फिर 2 टॉपिक 2 कॉपी लेके आना। आज लाए हो, दोनों कॉपी लाए हो क्या आज, कि एक ही लाए हो? कितने लोग 2 नहीं लेके आए कॉपी आज? 2। कल से लेके आना 2। एक चैप्टर से हल्का भी स्टार्ट कर देंगे, केटीजी थर्मोडायनामिक्स बहुत लाइट चैप्टर होते हैं, वो हल्के हल्के होते हैं वो, और एक वेव चल ही रहा है भारी चैप्टर।